before you came. जी, करें तुषार शुरू। Monica ji, just let me. नेकी और पूछ पूछ शुरू करो। I know we are late today. I'm just opening up the book. Page number. Can anybody tell me the page number? पेज नंबर तुषार अलग अलग हैं सब बुक्स वगैरह के ना। Minute. वो जो चैप्टर था ना उसमें लास्ट के 4 पेज रहते थे। आस्तिया ने पढ़े थे, कंप्लीट नहीं कर लिए थे शायद। हाँ उन्होंने कर अच्छा। लिए थे। हाँ, हाँ, आस्तिया, आस्तिया ने भी yeah. Chapter 24. Asliya may have हाँ completed the chapter, right? She's here, huh? हाँ यस। उन्होंने पढ़ा था. Yes, Yes, we had finished it that. did end. Yes. Today we are starting 25th. Brother Ananta and sister Nalini. 25th. Yeah, okay. Just getting to that only. मोनिका जी, अभी कौन, विनी शायद पूछ रहे थे कि लास्ट चैप्टर का अगर आप थोड़ा सा रिकैप दे सकते हैं तो। लास्ट चैप्टर जो में क्या था? कुछ भी सुना स्वामी दो जो ऑर्डर के याद आता ऊपर है। था. हम तो लास्ट नए या हैं। लास्ट टू लास्ट चैप्टर का भी, क्योंकि विनी कह रहे हैं कि वो काफी मिस। मैंने तो बहुत मिस किया है। कुछ भी सुनाइए अच्छा, जब तक ये ढूंढ लेंगी जो बताना है। विनी आप ही हम रहा करो. क्या? हाँ, हम भी आज का भी सुनेंगे ना तो आप कनेक्शन फील होगा, क्योंकि इसका हर चैप्टर अपने आप में अलग ही है, अलग ही एक्सपीरियंस बताता है। जब ऐसे तक तो कनेक्टेड शायद नहीं ढूंढ है। दिया ना, कोई अच्छी बातें बताओ कि जो आप बताना चाहते हो। आप तो इतने रट्टे सोते के तरह बोलते हैं, ऐसे लगता है आपने ही लिखी है वो, कितनी अच्छी से बताते हो। हाँ, बाकी फिर इस बुक की एक खास बात ये है कि इसका जो हर चैप्टर है ये अपने आप में एक स्टोरी है। नो डाउट एक भीना सा कनेक्शन है आपस में सबका, क्योंकि चल तो एक ही स्टोरी रही है, बट इवेंट्स अलग अलग हैं। तो जब आप एक पूरा चैप्टर आज भी सुनोगे ना तो आपको एक पूरा इवेंट ही नजर आएगा, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे उसके साथ। और जो उसकी बेसिक चीज है कि जहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, वो तो बहुत स्टार्टिंग वाली चीज है कि बचपन से ही उनके गुरुजी ने, उनकी मदर के गुरुजी ने बता दिया था कि ये एक बहुत ही अगम्य सा बच्चा होगा, बहुत अलग बच्चा है। और धरती पे कुछ लोग होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन अपना भी करते हैं और दुनिया का भी करते हैं, तो ये उन लोगों में से है जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। और ये सच भी हुआ। तो ये उनके वो जर्नी चल रही है कि कैसे वो उस जर्नी तक पहुंचे जहां तक वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लायक बने। कहाँ तक वो पहुंचे। तो ये उसका मेनली उसके ऊपर ये बुक है। तो अभी हम लगभग बीच में भी नहीं पहुंचे हैं। अभी हम वेरी आई गुड। थिंक 200 मेरी पेजेस अगम्य के क्या आसपास। होता है? अगम्य मतलब जिनको कोई हरा नहीं सकता, जो हमेशा आगे रहते हैं वो और इतने जो भारी लीडर होते हैं। वर्ड्स। यस, लीडर अगम्य। होते हैं जो। मुझे तो योगी दिख रहे हैं चारों तरफ, योगी जी योगी तो इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा वो रखती हूँ जो भारी भारी वर्ड्स। कोई और अच्छे वर्ड्स बताओ दो चार, सिंपल थोड़े, हमारे आईक्यू वाले। अभी हम पढ़ेंगे ना तो बीच बीच में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। आई नो, हो जाएगा। आई नीड टू इम्प्रूव माई हिंदी। मेरी माँ की भी चलिए। बड़ी अच्छी है। आपकी भी बड़ी अच्छी है। यस, चलो करें चैप्टर 25। जी। अनंत एवं बहन मिनी। अब इनके जो अनंत भाई हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, जिनका इनकी इस जर्नी से मतलब बहुत ज्यादा एज अ ब्रदर तो उन्होंने रोल प्ले किया, वो भी रोकने में रोल प्ले किया, क्योंकि ये बार बार भाग जाते थे घर से। तो उसमें तो इनके ब्रदर का बहुत रोल रहा। बट इनकी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में एज सच बहुत ज्यादा उनका बुक में रोल प्ले दिखाया नहीं गया है। बस ये बताया गया कि वो बड़े ब्रदर हैं और हमेशा उनको वार्न करते रहते थे, चेतावनी देते रहते थे। और जैसे बड़ा भाई एक ऑर्डरिंग भाषा में बात करता है, उस तरह से इनका रिलेशन बुक में दिखाया गया। चलिए, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अनंत अब अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। इस जन्म के लिए उसके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। अब ये बिल्कुल ही नया चैप्टर ओपन हो रहा है। अनंत उनके बड़े भाई हैं। एक दिन प्रातःकाल जब मैं गहन ध्यान में बैठा हुआ था तो मेरी अंतर चेतना में ये निष्ठुर शब्द उभर आए। संन्यास लेने के थोड़े ही दिन बाद मैं अपने जन्म स्थान
गोरखपुर में अपने बड़े भाई अनंत के घर गया हुआ था। संन्यास लेने के बाद वो अपने भाई के पास गए थे। अचानक अस्वस्थ होकर अनंत दा ने बिस्तर पकड़ लिया था। मैं आत्मीयता के साथ उनकी सेवा में जुट गया। अंतर में उठी सत्यनिष्ठ घोषणा से वे बड़े दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अपनी असहाय दृष्टि के सामने अपने भाई को चीन जाता देखने के लिए वे अब गोरखपुर में रहना सहन नहीं कर सकते। मतलब कि वो वहां रहे और उनकी आंखों के सामने ये घटना हो तो वो ये सहन नहीं कर सकते। अपने सगे संबंधियों की नासमझ टीका टिप्पणी की परवाह ना करते हुए उन्हें सबसे पहले जो जहाज मिला उसी पर सवार होकर वे भारत से बाहर चले गए। अब उनके माइंड में ये मैसेज, जो भी मैसेज स्थानांतरण होते हैं, ये चीजें ऊपर से ही मैसेज आते हैं और जो बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं उनको ये मैसेजेस आते हैं, उनको ऐसी डायरेक्शंस मिल जाती हैं। कई बार शरीर छोड़ने से पहले मिल जाती हैं कि आज इतने बजे तुम शरीर छोड़ दोगे। ऐसे भी उन्हें मैसेजेस मिल जाते हैं। वो बड़ी ग्रेसफुली अपनी बॉडी को लीव करके जाते हैं। तो आम आदमी को ये चीजें नहीं आती हैं। तो उनको ऐसा ब्रदर के लिए मैसेज आया तो वो ये सब सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने किसी रिश्तेदार की परवाह न करते हुए जहाज पकड़ा और बाहर चले गए। जहाज बर्मा होता हुआ चीनी समुद्र से जापान पहुंचा। जापान में वे कोबे शहर में जहाज से उतर गए और कुछ ही दिन वहां रहे। उनका मन अत्यंत दुखी था। इसी कारण सैर सपाटा वगैरह करने की ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं इस जगह को देखूं, खूबसूरत जगह है, कैसी जगह है, क्योंकि उनके मन के अंदर वो वाली जो इवेंट है वो लगातार उनको उदास कर रहा था। भारत वापस आते समय जहाज शंघाई में रुका। वहां जहाज के चिकित्सक डॉक्टर मिश्र उन्हें कलात्मक वस्तुओं की दुकानों में ले गए। उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी और परिवारजन मित्रों के लिए कुछ उपहार लिए। अनंत के लिए बहुत ही सुंदर कारीगरी युक्त बांस की एक वस्तु ली। चीनी सेल्समैन ने जैसे ही यह वस्तु उनके हाथ में थमाई वैसे ही वह हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और साथ ही उनके मुंह से निकल पड़ा, इसे उन्होंने अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदा है। यानी कि इसका भी इंट्यूशन उन्हें आ चुका था, अपने ब्रदर का मैसेज उन्हें मिल चुका था। उनके हाथ से वो बांस की चीज गिर गई। जी नेक्स्ट मैन। उन्हें स्पष्ट अनुभूति हो गई थी कि अनंता की आत्मा उसी क्षण शरीर से मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही थी। इसी के प्रतीक स्वरूप वह वस्तु गिरने के कारण टूट गई। ये उसका प्रतीक था कि वह वस्तु गिरी और टूट गई क्षण से, जैसे आत्मा ने शरीर को छोड़ा। सिसकियां भरते हुए उन्होंने बांस की सतह पर लिखा, प्रिय अनंतदा के लिए जो अब चले गए हैं। जो भी उन्होंने ली थी चीज उसके ऊपर उन्होंने ये लाइन लिखी। उनके साथ खड़े डॉक्टर मिश्र व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। अपने आंसू बचा कर रखिए, उन्होंने कहा, जब तक यह निश्चित ना हो जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है इन्हें क्यों बहाया जाए। उन्होंने व्यंग्य से देखा, भाई इतने भी क्या तुम मतलब कंफर्म्ड हो रहे हो कि ही हैज गॉन। एक मजाक सा उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि भाई ऐसे भी तुम कोई 30 मार खानी हो गए कि तुम यहाँ खड़े खड़े पता चल गया कि वहां ये हो गया। अपने आंसू बचा के रखो, अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। जब जहाज कोलकाता पहुंचा तब डॉक्टर मिश्र पुनः उनके साथ ही बाहर निकले। बंदरगाह पर सबसे छोटा भाई विष्णु लेने के लिए आया हुआ था। वे बोले, उन्हें पता है बनंदा नहीं रहे। विष्णु को कुछ कहने का समय मिल पाने से पहले ही बोल पड़े, उन्हें और इन डॉक्टर साहब को केवल इतना बता दो कि अनंतदा की मृत्यु कब हुई। विष्णु ने दिन बता दिया। यह वही दिन था जब शंघाई में उपहार खरीदे थे। अच्छा देखिए, डॉक्टर हठात बोल पड़े, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर मत होने दीजिए, अन्यथा प्रोफेसर लोग मानसिक टेलीपैथी का एक और साल का कोर्स चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम में जोड़ देंगे, जो पहले ही बहुत लंबा है। मतलब कि ये जो तुम्हें टेलीपैथी हुई है इसके बारे में इस बात को अपने तक ही रखना कि तुम्हें ये पता चल गया था, नहीं तो इसका भी ये कोर्स बन के आ जाएगा 1 साल का, और एक्सटेंशन आ जाएगा कि ये भी कैसे पता करें कि आपको वक्त से पहले चीज या आपको दूर बैठ के चीज पता चल जाए। तो डॉक्टर ने, ये भी एक मजाक ही था, एक तरह का व्यंग्य ही था ये। और उन्होंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया पिताजी कसकर गले मिले। तुम आ गए, उन्होंने कातर स्वर में कहा। जैसे कातर मतलब कि भीगे भीगे स्वर में, कि जैसे वो बोझिल स्वर में, कि जैसे वो उन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे। कातर स्वर उसको बोलते हैं कि जब शब्द मुंह से निकल भी रहे हो और उनको आवाज भी ना मिल रही हो, ऐसे वाले। तो 2 बड़े बड़े अश्रु उनकी आंखों से टपक पड़े। साधारणतः मनोभावों को प्रकट ना करने का उनका स्वभाव था और उनमें प्रेम के ऐसे बाह्य लक्षण उन्होंने कभी नहीं देखे थे कि पिताजी ने इस तरह से गले लगाया और इस तरह की
पिताजी कभी भी, क्योंकि वो थोड़े से कठोर, सभी पिता कठोर ही होते हैं, वो पिता कठोर हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारियां इतनी होती हैं कि वो जिम्मेवारियां भावना को लील जाती हैं, पी जाती हैं, और उनके अंदर का जो कठोरता वाला एक सेक्टर होता है वो हाई हो जाता है, और वो नरम उनको लगता है मैं नरम रहा तो ये तो बिगड़ जाएंगे सारे, तो मुझे तो कठोर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि नरमाई वाला काम माँ ऑलरेडी प्ले कर रही होती है। तो इसलिए सब पिता कठोर बनने की एक्टिंग करते करते सच में कठोर हो जाते। ऊपर ऊपर से तो वे एक गंभीर पिता थे, पर उनके भीतर एक माता का पिघल जाने वाला हृदय भी था। सभी के अंदर होता है वो। परिवार के सभी मामलों में वे माता पिता की यह द्विमुखी भूमिका निभाते थे, क्योंकि जब उनकी माता चली गई थी तो वे माता और पिता दोनों ही बन गए थे माता के जाने के बाद। वो कभी नरम भी होते थे और कभी गर्म भी होते थे। जी मैम। अनंत के जाने के थोड़े ही दिन बाद उनकी छोटी बहन नलिनी देवी शक्ति के हस्तक्षेप से मृत्यु के मुख से लौट आई। इस कहानी को बताने से पहले उस घटना के हमारे जीवन के स्वरूप कुछ उल्लेख करना चाहा। वो एक अपनी बहन नलिनी, अभी एक विष्णु भी लाइमलाइट में आए हैं। विष्णु उनके अपने सगे भाई थे या उनके कजन थे, ये मुझे नहीं मालूम है। विष्णु का भी जिक्र आया जो जहाज। छोटा भाई थे। हाँ हाँ, छोटा भाई छोटा होगा। भाई। हाँ छोटा भाई लिखा हुआ है। आई थिंक हमने पहले विष्णु के बारे में पढ़ा है कहीं, ड्यूरिंग द जिक्र चैप्टर्स ओनली। है ना, ड्यूरिंग बहुत द ज्यादा नहीं। चैप्टर्स ओनली नाम आया है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आई थिंक नाम हाँ वंस और हाँ, ट्वाइस। हो सकता है। तो अब वो बहन के बारे में बता रहे हैं जो किसी देवी देवी के शक्ति के सानिध्य हस्तक्षेप से वो वापस आ गई थी। बचपन में नलिनी और उनके बीच में बहुत मधुर संबंध नहीं थे। वे बहुत दुबले थे और वो उससे भी अधिक दुबली थी। किसी अज्ञात कारण से जिसका पता लगाने में मानस शक्ति शास्त्रियों को कोई कठिनाई नहीं होगी, वे अपनी बहन की दुबली पतली काया को लक्ष्य कर उसे चिढ़ाते थे। जैसे अक्सर बच्चे भाई बहन एक दूसरे को कोई सुक्की चढ़ाता है कि तू तो दुबली है, तू तो सुक्की है, तू तो तीला है, तेरे से तो झाड़ू बना ले। ऐसे बचपन में ऐसी शरारतें बहुत चलती हैं भाई बहनों की आपस में, एक दूसरे को चिढ़ाया करते, प्रेम वाली लड़ाई होती है ये, चिढ़ाते थे। और वह भी बाल्यावस्था के अनुरूप कठोर स्पष्टवादी के साथ मुंह तोड़ जवाब देती थी। बहनें भी सुनती नहीं है, जब भाई उन्हें इस तरह से चिढ़ाते हैं तो बहनें भी मुंह टोक जवाब देती हैं। जो भी उनके मुंह में आता है वो भी इस तरह से बोलती हैं। कई कई बार बड़े भाई होते हैं तो थोड़े से बड़े होते हैं तो एक आधा मुक्का भी खा लेते हैं वो अपनी बहनों से, और अगर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो हाथापाई थोड़ी कम होती है। हस्तक्षेप करना पड़ता था, मुंह तोड़ जवाब देती थी, और कभी कभी तो माँ को आना पड़ता था बीच में। और बड़ा होने के नाते माँ से उसे ही चांटा माँ माँ से उन्हें ही चांटा पड़ता था। और वे हमारे बचकाने झगड़े का अंत कर देती थी। बचकाने ही झगड़े होते थे, थोड़ी सी उधर हो जा, तू उधर हो जा, थोड़ी सी तू, थोड़ी सी उधर, तू मेरी जगह पे बैठ, तूने मुझे टच कैसे किया। फिर टच टच करते करते वो हाथापाई पे चीजें आ जाती थी। ये सभी बच्चों के साथ ये वाले एपिसोड्स होते हैं। ये बहुत, ये बड़े होके बड़े बड़े याद आते हैं, बड़े होके ये वाले एपिसोड ना। जो बचपन में तो उस टाइम तो बड़े ज्यादा। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद नलिनी की सगाई कोलकाता के ही एक अच्छे डॉक्टर पंचानन बोस के साथ हो गई। यथा समय पूर्ण रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ। विवाह के दिन रात को हमारे कोलकाता के घर की बैठक में ही हंसी मजाक जैसे चलता है शादी वाले घरों में, सारी सारी रात सब बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। अनेक अनेक रिश्तेदार थे, वे भी जाकर बैठ गए। दूल्हे राजा सुनहरी जरी के काम किए एक विशाल काय तकिए की टेक लगाए बैठे थे। उनके एक और नलिनी बैठी थी। अफसोस, जामुनी रंग की भारी रेशमी साड़ी भी उसकी मृदुलताहीन काया को छिपा नहीं पा रही थी। मतलब अभी भी देखो, व्यंग करने से बाज नहीं आ रहे कि उसने जामुनी रंग की साड़ी डाली हुई थी, पर अभी भी जो वो उसकी कमजोरी जो थी, कमजोर काया थी, वो छिप नहीं रही थी उसमें। मैं अपने नए बहनोइये के तकिए के पीछे जाकर बैठा और उनकी ओर देखकर मैत्रीपूर्ण स्वभाव से मुस्कुराने लगा। उन्होंने विवाह के पूर्व नलिनी को कभी देखा नहीं था। पहले विवाह से पहले उन्होंने कभी नलिनी को देखा नहीं था। विवाह के दिन ही उन्हें पता चला कि विवाह की लॉटरी में उन्हें क्या मिल रहा है, कि वो इतनी पतली हैं या मोटी हैं या कैसी हैं। ये उन्हें सिर्फ विवाह वाले दिन ही, पहले ऐसे ही होता था। पहले देख के विवाह नहीं होते थे। पहले बस मम्मी पापा रिश्तेदार हाँ हूँ कर देते थे,
कई बार इतना लंबा लड़का होता था, छोटी लड़की होती थी, कई बार लड़की बहुत लंबी होती थी, लड़का। उस टाइम ये सब नहीं देखा जाता था। उस टाइम तो बस माँ बाप ने हाँ कर दी तो कर दी, ऐसे वाला रिवाज होता था। उन्हें नहीं पता था लॉटरी में उन्हें क्या मिल रहा है। मेरी सहानुभूति को भांप कर डॉक्टर बोस ने संकोचपूर्ण नलिनी की ओर इशारा करके मेरे कान में कहा, यह क्या है, यह क्या है? मैंने कहा, क्यों डॉक्टर, यह आपकी जांच परीक्षण के लिए कंकाल है क्या? अभी देखो अपने जीजा के साथ भी मजाक कर रहे हैं बहन को लेके। उन्होंने पूछा ये क्या है, क्योंकि वो काफी पतली थी। तो वो बोले कि ये आपके जांच परीक्षण के लिए कंकाल है, कंकाल है, ऐसे करके अभी चिढ़ा रहे हैं उनको। जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर बोस हमारे परिवार के प्रिय पात्र बनते गए। जब भी उनके घर किसी की तबीयत खराब होती तो उन्हें बुलाते। वे और भी घनिष्ठ मित्र बन गए। वे और जो मुकुंद थे और घनिष्ठ मित्र, गहरे मित्र बन गए। प्राय ये लोग आपस में खूब हंसी मजाक करते, और इस हंसी मजाक का विषय अभी भी नलिनी हुआ करते थे। अभी भी उसे ही धोते थे नलिनी को। एक दिन बहनोई ने कहा, यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है। मैंने आपकी इस अस्थि पिंजर बहन पर सब कुछ आजमा कर देख लिया। कार्ड लीवर ऑयल, मक्खन, मार्ट, शहद, मछली, मांस, अंडे, पौष्टिक दवाइयां। कहते हैं ना, एक शतांश इंच भी मांस इनके शरीर पर चढ़ा हो, तो इनके शरीर पर मांस नहीं चढ़ा बिल्कुल भी। कुछ दिन बाद जब मुकुंद उनके घर गया तो वहां उनका काम कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया, और वे ये सोचकर जाने लगे कि नलिनी को उनके यहाँ आने का पता नहीं चला होगा। जैसे ही सामने के दरवाजे पर पहुंचे तो नलिनी का आत्मीयता पूर्ण आदेशात्मक स्वर सुनाई दिया, दादा इधर आइए, इस बार आप मुझे चकमा देकर नहीं जा सकते, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब वे सीढ़ी चढ़कर कमरे में पहुंचे तो देखकर आश्चर्य हुए कि वे रो रही थी। उसने कहा, दादा पुरानी बातें भूल जाओ। वे देख रहे हैं कि आध्यात्मिक पथ पर अब आपके पैर दृढ़ता के साथ जमे हुए हैं, और अब मैं हर बात में आपकी तरह बनना चाहती हूँ। ऐसा होता है एक परिवार के अंदर, भाई बहन जो होते हैं, भाई बहन क्या, घर के सभी लोग शुरू में बहुत उपेक्षा करते हैं। जब कोई आध्यात्मिक पथ पर जाना शुरू करता है ना, तो सब उसका मजाक भी उड़ाते हैं। कोई कोई तो ऐसे भी कहता है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा, पुराने सब भूल गए क्या? इतनी मांस मच्छियां उड़ा रखी हैं, इतने अंडे खाए हुए हैं, ये सब किया हुआ है, सब भूल गए? अच्छा जी, अब महात्मा बन गए हो? ये सब बहुत सुनने को मिलता है, बहुत सुनने को मिलता है। और परिवार के लोग भी हंसी मजाक ही कर देते हैं। बट जब आप अड़िग रहते हो, जब आप जिद्दी रहते हो, जब आप करते रहते हो, और जब आपकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, और जब लगातार आपका जुनून देखते हैं उस चीज में, तब उन्हें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ता है कि कुछ तो बदल रहा है। कुछ तो अगर आप एक दिन करते हो, फिर 10 दिन नहीं करते, फिर कभी 1-2 दिन करते हो, फिर 15 दिन नहीं करते, ऐसे कभी 2-3 महीने में करते हो, फिर 6 महीने नहीं करते, तो उससे कुछ नहीं होता। जब आप रोज वो काम कर रहे हो, रोज, तो चीजें बदलनी शुरू होती हैं। क्योंकि आप एज अ रोल मॉडल, एज अ मिरर, आप घर में सबके लिए काम कर रहे होते हो। और फिर आपके शब्द नहीं बोलते, फिर आपके एक्शंस बोलते हैं। यही मुकुंद और नलिनी के केस में भी हुआ। शुरू में कोई भी उनके साथ नहीं था, मुकुंद के साथ परिवार का एक भी जन साथ नहीं था। माँ थोड़ी थोड़ी साथ थी, उसके अलावा कोई साथ नहीं था। बट जैसे 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 उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी वो अड़िग रहे अपने उसके ऊपर, एकदम स्वच्छंद भाव से कि मुझे तो करना ही है। मतलब उनको उनके उनके मन से ये भी आवाज आ गई थी, दुनिया जाए तेल लेने, दुनिया जाए तेल लेने, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे इतना पता है कि मुझे ईश्वर को पाना है। मतलब इतना ठोस उनका निश्चय था। और अब देख के, अब नलिनी बोली, जो पहले हुआ वो भूल जाओ भाई, पहले तो हम आपस में लड़ते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, अब भूल जाओ। अब जो जिस आध्यात्मिक पथ पर तुम चले हो, अब आपके पांव दृढ़ता के साथ जमे हुए हैं। मैं अब हर बात में आपकी तरह बनना चाहती, यानी कि मुझे आपके पथ पर चलना है, मुझे आप जैसा होना है। फिर उसने आशा भरे स्वर में कहा, अब आप अच्छे हट्टे कट्टे हो गए हैं, क्योंकि वो भी दुबले थे, ये भी दुबली थी। इन्होंने बोला कि वो जितनी दुबली थी, मैं जितना दुबला था, बहन उससे भी ज्यादा दुबला, मतलब दोनों ही दुबले थे। शुरू में हमने पढ़ा था जब ये बुक स्टार्ट की थी, कि उनको एक ऐसा, मतलब कुछ ऐसा रोग था कि उन्हें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, एसिडिटी भी रहती थी, और उनको पेट का रोग था, उनके पेट में दर्द भी रहता था, और वो बहुत दुबले पतले थे। यहाँ से ही किताब शुरू हुई थी, हमने स्टार्टिंग में यहाँ से पढ़ा था, शायद पहले या दूसरे दिन ही हमने ये पढ़ लिया था। तो जब उनकी बहन नलिनी ने देखा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला उनके हस्बैंड ने, कि मैंने दुनिया जहान की चीजें अप्लाई कर ली, उनके नाम भी उन्होंने अभी दिए हैं जो हमने पढ़े हैं, बट इन पे कहो ना, शताश भर, 1 इंच भर भी इन पे मांस चढ़ा हो,
मैं डॉक्टर होने के बावजूद मैं इनके शरीर पे मांस नहीं चढ़ा पाया, डॉक्टर होने के बावजूद। अब नलिनी ने देखा कि उसके शरीर पे तो नहीं चढ़ पाया, अब उसका भाई भी बिल्कुल ऐसा था। अब भाई जो है वो एकदम भर गया, एकदम हट्टा कट्टा सा हो गया भाई। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे पति मेरे पास फटकते भी नहीं और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, परंतु मेरी मुख्य इच्छा ईश्वर साक्षात्कार में उन्नति की है। ये नहीं है कि वो उसका शरीर भर जाए तो उसके पति उसके पास आने लगे, ऐसी उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा ईश्वर आत्म साक्षात्कार की है, उसमें उन्नति करने की है। भले ही मैं दुबली पतली और अनाकर्षक ही बनी रहूं तो भी कोई बात, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके शरीर पे भी वैसे मांस चढ़े। या वो पति की कोई इच्छा कर रही है, वो करिए, भले ही चाहे दुबली पतली रहे, पर वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर उन्नति करना चाहते। बहुत ब्लेस्ड सोल्स होती हैं वो, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं और बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, शायद लाख में 2 या 3 भी नहीं होंगे, जो इस भौतिक कली युग में आकर ये कहते हैं कि मुझे खुद को सर्च करना है, मुझे खुद को जानना है, मुझे खुद को खगालना है कि मेरे भीतर कितनी मैं गलतियों का पुंज हूँ। पुंज मतलब एक एक पूरा पर्वत ही हूं मैं, मुट्ठी हूँ एक पूरी गलतियों की। मैं बचपन से नजर मारता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने हजारों करोड़ों गलतियां की हैं, क्योंकि मैं घनी अज्ञानता में था, मैं घोर अज्ञानता में था, मुझे कुछ नहीं पता क्या मैं करता था क्या नहीं करता था। तो जब व्यक्ति अपने अपनी जर्नी पे आता है ना, तब उसको लगता है कि मैं गलती करके आया हूं। उससे पहले तो कहता ही नहीं हूं मैंने गलती किया। वो कहता बचपन था कर दिया, बचपन के खेल थे खेल लिए, क्या हो गया दुनिया करती। वो ऐसे करके साइड में हो जाता है, वो कभी नहीं कहता मैंने गलती की है। जब वो आत्म यात्रा पे आता है, स्वच्छंद अपनी अपनी जीवन यात्रा के ऊपर आता है, आत्मा के दर्शन करता है और खुद से रोज सवाल करता है, तब वो कहता है कि मैं गलत करके आया, अब मुझे आगे सही करना है। कोई अगर आपको ये बोलता है, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो उन्हें बस ये 2-3 बातें बोल देना कि वाल्मीकि भी पहले डकैत थे, फिर उन्होंने रामायण लिख दी थी। उसके बाद कोई अगर फिर बोले तो उन्हें बोलना कि अंगुली मार भी लोगों की उंगलियां काट के गले में माला पहनता था, फिर वो बुद्धम शरणम गच्छामी हो गया। किंग अशोका ने भी बहुत लोगों को मारा और युद्ध की और जीता, उनको भी एक छत्र साम्राज्य बनाने का जोश था, बाद में वो भी बुद्धम शरणम गच्छामी हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें जो लोग पहले महात्मा गांधी के ऊपर भी कई तरह के दोष लोग लगाते हैं, बट बाद में वो बिल्कुल ही खादी प्रेमी और उनकी राजनीति से अलग करके अगर उन्हें देखें तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। जो भोजन है उनका वो साधारण हो गया था, वस्त्र उनके साधारण हो गए थे, बातों में साधारण चीजें आ गई थी। ठीक है, जो सबकी अपनी अपनी मंशा है उसके लिए, बट ये बिल्कुल मत सोचना कि अभी तक अगर हमने अपने अपने जिंदगी में कुछ गलत काम किए हैं तो अब हम नहीं कर सकते हैं। हम 100% कर सकते हैं। अगर हम अगले जन्म का इंतजार करेंगे तो जो अब तक कर कर गए हैं उन सबके फल भोगेंगे अगले जन्म में। अगर इसी जन्म में सजग हो जाएंगे तो अब तक जो किया है वो उसकी शक्ति है। अगर हम अभी सजग होकर आत्म यात्रा पर चल पड़ेंगे, खुद को, क्योंकि जब मैं खुद को खोजने की यात्रा पे जाऊंगा तो मैं गलतियां कम करूंगा, कम करूंगा। अगर मैं दुनिया के हिसाब से जीऊंगा तो मैं रोज एक नई गलती करूँ, कभी अपने परिवार के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी अपनी रेपुटेशन के लिए, इमेज के लिए, कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा। पर जब मैं सेल्फ जर्नी पे जाऊंगा तो मैं कंट्रोल में रहूंगा। जी। उसके अनुरोध से मुकुंद का हृदय पिघल गया। उनकी यह नई आत्मीयता धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब उनका एक अलग तरह का प्रेम अपनी सिस्टर के साथ स्टार्ट हो चुका है, जो एक आध्यात्मिक प्रेम है। क्योंकि अभी तक तो दोनों व्यंग्य ही करते थे, उसमें भी प्रेम ही होता था एक अलग तरीके का, बट ये अलग तरीके का प्रेम है, ये आध्यात्मिक प्रेम है, वो भौतिक प्रेम था। एक दिन उसने मेरी शिष्या बनने की इच्छा प्रकट की। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक बहन अपने भाई को बोल रही है कि मुझे तुम्हारी शिष्या बनना है, इसका मतलब उसने अपने अहंकार को, अपनी ईगो को बिल्कुल जमीन में अपने जो मसला होगा, उसके बाद ये शिष्या जैसा वर्ड उनके जबान से निकला होगा। क्योंकि जब आप किसी को कहते हो कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, तो आपने उन्हें गुरु माना होता है, और किसी को गुरु मानने के लिए आपको अपने सारे अहंकार छोड़ने पड़ते हैं।
क्योंकि जब तक हम अपने अहंकारों की चादर ओढ़ कर रखते हैं, हम कहते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं, और हम ही सब कुछ जानते हैं, और हम किसी को गुरु क्यों मान, हम किसी को गुरु हम नहीं मान पाते। कब नहीं मान पाते? जब हमारे अंदर का अहंकार हमसे बड़ा होता है और हमारे शरीर से भी बाहर निकल निकल के आ रहा होता है, तब हम किसी को गुरु नहीं मान पाते। तो एक बहन गुरु मान रही है, सोचो उसने अपने पे कितना काम किया और उसकी कितनी प्रबल इच्छा है कि मुझे इस आध्यात्म जर्नी के बारे में जानना है। ये आसान शब्द नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने भाई के साथ। आपको जैसा ठीक लगे, और ये कह के भी आपको जैसा ठीक लगे, मतलब आपको मन करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। उसी प्रकार से मुझे शिक्षा दीजिए। पौष्टिक औषधियों के बदले मैं ईश्वर में अधिक विश्वास करती हूँ। उसने दवाइयों की ढेर सारी बोतलें उठाई और खिड़की के बाहर नाली में डाल दी। उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए मैंने उसे मछली, मांस और अंडे खाना छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने कहा देखता हूँ, सबसे पहला अगर आप इस आध्यात्मिक जर्नी पे जाते हो तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो इन 3 चीजों पे ही होता है। सबसे पहला मछली, मांस और अंडा, दूसरा अटैक होता है प्याज और लहसुन, और तीसरा अटैक होता है चाय, कॉफी, कैफीन की बनी हुई चीजें, और चौथा अटैक होता है बाहर बनने वाली चीजें। घर के बाहर जो भोजन बनता है, रेडियो पे, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, उनको अवॉइड करना। अवॉइड, क्योंकि आदमी छोड़ नहीं पाता, अवॉइड करने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे छूटता है। जब वो अवॉइड भी नहीं करता तो फिर नहीं छूटता। तो ये 4-5 चरण होते हैं, जिसमें से उन्होंने पहला चरण दिया मछली, मांस और अंडे खाना छोड़ दे। कई महीनों तक जब नलिनी ने मेरे बताए नियमों का कठोर पालन किया, अनेक मुश्किलें आने पर भी शाकाहारी बनी रही, तब एक दिन मुकुंद उनके घर गए। बोले बहन, तुमने पूरी तरह से अंतःकरण के साथ आध्यात्मिक नियमों का पालन किया है, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। शरारत भरी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तुम कितनी मोटी होना चाहती हो? हमारी चाची जितनी, जो वर्षों से अपने पाँव भी नहीं देख पाई हैं, अब उनको छेड़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक जो तुम्हें मैंने परीक्षा दी है उसमें तो तुम सफल हो गई हो, उसमें तो तुम कामयाब हो गई हो। तुमने ये 3 चीजें जो उनकी डेली भोजन का पार्ट थी, ये 3 चीजें तुमने नहीं खाई हैं। अब वो मजाक कर रहे हैं कि चाची जितना मोटा होना है कि तुम्हें पैर भी ना नजर, मतलब तुम्हारा इतना बड़ा पेट हो जाए कि तुम्हें अपने पैर भी नजर ना आए। नहीं, पर मैं तुम्हारे जितनी ही हट्टी कट्टी बनना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे जैसा रहना है। तुम्हारे जैसा मतलब हृष्ट, पुष्ट, बलिष्ठ। ये जो 3 चीजें होती हैं, ये एक व्यक्ति को, हट्टा कट्टा शब्द हम उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के उसमें। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ईश्वर की कृपा से मैं जैसे हमेशा सत्य बोलता हूँ वैसे भी सत्य बोल रहा हूँ। ईश्वरी कृपा से आज से ही तुम्हारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा और 1 महीने में तुम्हारा वजन मेरे वजन जितना। देखो, सारा सारा परमात्मा से जुड़ा हुआ मानसिक खेल है सारा। मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है, जैसे बढ़ रहा है बोल रहे हो, ऐसे कम हो रहा है भी बोल लो। आज से ही, अभी से, इसी पल से मेरा वजन कम होना शुरू हो गया है। स्वस्थ, जी मम्मा, स्वस्थ तरीके से मेरा वजन, स्वस्थ तरीके से मेरा वजन कम होना शुरू हो गया है। मेरे शरीर के सभी अंग अच्छे से काम कर रहे हैं और मेरा वजन रोज भोजन खाने के बावजूद भी धीरे धीरे कम हो रहा है, फुर्तीला हो रहा है, अच्छे से काम कर रहा है शरीर, और मैं स्वस्थ हो रही। ये वाली लाइन रोज बोल दो एक बार, यही बोला है उन्होंने भी। और परमात्मा को हाजिर नाजिर करके मध्य में, भीतर में ईश्वर विराजमान होने चाहिए जब आप ये वाली बात कर रहे हो। मेरे हृदय से निकले इन शब्दों की पूर्ति हो गई। 3 दिन में नलिनी का वजन मेरे वजन जितना ही हो गया होगा, और 30 दिन में, सॉरी, 30 दिन में नलिनी का वजन, इस नई गोल मटोलता ने उसे सुंदरता प्रदान की। उसके पति को उससे गहरा प्रेम हो गया। दुर्दैवजनक रूप से शुरू हुआ उनका वैवाहिक जीवन आश्चर्यजनक रूप से सुखी हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही चंदन मंदन नंदन जैसा था आज का चैप्टर, और एक बहुत बहुत एक एग्जाम्पलरी था हम सबके लिए कि कैसे नलिनी ने बोला कि मुझे भी इस आध्यात्मिक जर्नी पे जाना है, कैसे उसने शिष्य बनना स्वीकार किया। नहीं तो अभी तक भाई के साथ ईगो वाली लड़ाई दोनों की होती रहती थी। कैसे उसने समर्पण किया पहले अपने भीतर का, और फिर उसने अपने भाई को ही गुरु माना, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बिल्कुल भी। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही रिश्ता ऐसा होता है जो बचपन से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पे चलता है। जब तक कि हम किसी अच्छी
आध्यात्मिक सोच में नहीं आ जाते, या एक आध्यात्मिक कम्युनिटी में नहीं आ जाते, जहां पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हमारे स्तर का ज्ञान देते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं, तब तक ये नेक्स्ट टू नामुमकिन होता है। हमने ऐसे ऐसे भाई बहन भी देखे हैं जो 80-80 साल के हो गए हैं, पर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, बात भी नहीं करते, घर भी नहीं जाते एक दूसरे के, और अभी भी एक दूसरे से 60 साल पहले हुई बात पे नाराज। अभी भी छोटी सी चीज, तेरे बेटे की शादी हुई थी, उसको अंगूठी मिली थी सोने की, और हमें तुमने छोटी सी चीज में टरका दिया था। ये बात दिल में पत्थर की तरह रख के बैठे 32 साल हो गए हैं, पर ये बात अभी, ऐसे एक एग्जाम्पल फैमिली को मैं भी जानती हूँ, 32 ईयर से अपनी बहन के घर नहीं गए हैं, सिर्फ इस बात के ऊपर। हाँ जी मैम। तुषार मैम कितना रह गया? 3 पेजेस है, वही मैं अभी चेक कर रही थी। एक ये है, एक 1 सेकेंड, नेक्स्ट एंड दिस, 2.5 पेजेस। आसनिया आप कर सकते हो कंटिन्यू। Yeah, I think we should cover it today because आज हमने लेट स्टार्ट किया, हमने 7:20 पे स्टार्ट किया है, तो लेट rather than taking इधर discussion आसनिया, later on। सुनैना भी है, शीतल भी है, आसनिया भी है, तीनों में से ठीक है, पिकअप कर सकता है। ठीक है, कर लेती, मैं कर लेती। या ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक जी, यू मोनिका थैंक जी। यू एवरीवन, थैंक यू। ओवर टू यू आसनिया, यू देयर? हाँ जी, हाँ जी। या ये ऊपर से ही है ना, जब? जी, करेक्ट। ओके। जब मैं जापान से लौट कर आया तो मुझे पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में नलिनी टाइफाइड ज्वर से बीमार हो गई थी। मैं तुरंत उसके घर चला गया और देख के हैरान रह गया कि वह अत्यंत दुबली हो चुकी है। वह बेहोशी की अवस्था में थी। मेरी बहनोई ने मुझे बताया कि रोग की जीर्णता, जीर्णता मतलब बहुत ज्यादा जकड़ लिया था, कि सक्रियता होने से पहले वे बार बार कहा करती थी, यदि मुकुंद दादा यहाँ होते तो मेरी यह दशा नहीं होती। सो उसको इतना विश्वास था अपने भाई के ऊपर कि अगर वो आसपास होएगा, उसको पता लग जाएगा, तो ऐसा हालात ही नहीं हो सकता, वो अपने आप ही ठीक कर लेगा, क्योंकि उनकी शक्तियों का उनको भी एहसास था। उस टाइम में फोन होते नहीं थे। सो मेरे बहनोइयों ने बताया कि उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने आगे कहा, दूसरे डॉक्टर लोगों ने और मुझे भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। इतने लंबे समय तक टाइफाइड से जूझने के बाद अब उसकी आम रक्त आम रक्त की पेशिश शुरू हो गई है। मतलब कि उनको ना अब ना उनको खून के लूज मोशन शुरू हो चुके हैं। तो टाइफाइड से तो वो जूझ ही रही थी, अब तो ये भी शुरू हो गया, तो और मुश्किल हो गया उनका जिंदा बचना। मैंने अपनी प्रार्थनाओं के आकाश और पाताल तक को हिला दिया। मुझे पूर्ण सहयोग देने वाली एक एंग्लो इंडियन नर्स को नियुक्त कर मैंने अपनी बहन पर रोग मुक्ति की यौगिक पद्धतियों का प्रयोग करने लगा। आव रक्त की पेशिश बंद हो गई थी। मतलब उन्होंने हर कोई चीज, जैसे कहते हैं ना, आकाश से लेके नीचे डीप डाउन सी तक उन्होंने सब कुछ हिला दिया, कि इतनी प्रेयर्स करी कि उनकी सिस्टर बच जाए। और किसी नर्स का भी, जो इंडो इंग्लिश थी, उसका भी हेल्प लिया कि डिफरेंट डिफरेंट पद्धतियों से जिनकी उनकी लूज मोशन जो ब्लड के शुरू हो गए थे वो बंद हो जाए। परंतु डॉक्टर बोस विष्णुता विषणता से सिर हिलाते हुए शोका स्वर से बोले, अब बाहर निकलने के लिए इसके शरीर में खून ही नहीं बचा है। मुझे डॉक्टर बोस है, वो विश्वास तो कर ही नहीं रहे कि भाई ने कुछ प्रेयर्स करी है। वो तो कह रहे जब खून बचा ही नहीं तो क्या निकलता। वह ठीक हो जाएगी, मैंने दृढ़ता के साथ कहा। 7 दिन में उसका बुखार चला जाएगा। 1 सप्ताह बाद नलिनी ने आंखें खोलकर मुझे प्रेम भरी दृष्टि डालती देखकर मैं रोमांचित हो उठा। मतलब 7 दिन उन्होंने मुझसे बोला और 7 दिन बाद बहन ने आंखें खोल दी। मतलब देखो कितना विश्वास उनका और कितनी उनकी तपस्या, कि अगर उन्होंने बोल दिया है तो वो होना है। उस दिन से उनके स्वास्थ्य की तेजी में सुधार हुआ। उनका शरीर पहले की तरह गोल मटोल हो गया, पर उनकी लगभग प्राणतिक बीमारी का एक दुखद चिन्ह
उनके शरीर पे रह गया, जो दोनों पैरों को पक, पक्षघात हो गया। मतलब उनके पैरों में ना एक चलने में थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंस आ गया था, वो रह गया। बाकी पैरालाइज। शी, हाँ बाकी शी इम्प्रूव्ड कंप्लीटली, हेल्थ अच्छी हो गई और सब कुछ उनके पूरे बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई थी। भारतीय और विलायती डॉक्टरों ने उनका असाध्य विकलांग घोषित कर दिया, क्योंकि अब वो चल नहीं पा रही थी या पैरों में उनको प्रॉब्लम था, पैरालिटिक। इसलिए उन्होंने बोल दिया नाउ शी कांट, शी इज गॉट पैरालाइज। या उनके जीवन की रक्षा के लिए मैंने प्रार्थना के द्वारा जो अविरत युद्ध छेड़ रखा था, उससे मैं थक गया था। मैं श्री युक्तेश्वर जी की सहायता के लिए श्री रामपुर गया। मतलब उनको ये लग रहा था कि उन्होंने इतनी प्रेयर्स करी हैं, पर अब इतनी प्रेयर्स करने के बाद वो खुद भी टायर्ड हो गए थे, और फिर अपने गुरु जी के पास श्री युक्तेश्वर जी की सहायता के लिए वो रामपुर गए कि उनसे भी सब मदद ले सकता हूँ मैं। जब मैंने उन्हें नलिनी की दशा का से अवगत कराया तो उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति उभर आई थी। ही वॉज फीलिंग एम्पैथी फॉर हर, इतनी सारी सिंपैथी थी उनकी आंखों में। 1 महीने में तुम्हारी बहन के पाँव ठीक हो जाएंगे। कहते ना, हर एक की जो शक्तियां होती हैं उसका एक लेवल होता है। उन्होंने अपना लेवल बताया कि मैंने यहाँ तक उसे ठीक कर लिया, अब मैं सहायता लेने अपने गुरुजी महाराज के पास जा रहा हूँ, सो दैट बाकी भी मैं उनको ठीक करा सकूं। तो उन्होंने कह दिया कि 1 महीने में तुम्हारी बहन का पाँव ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, उसे अपनी त्वचा का स्पर्श करते हुए 2 कैरेट की एक छिद्रविहीन मोती पहनने को कहो, जो एक बंद में दोनों और आंकड़ों से जुड़ा हो। मतलब दोनों तरफ से वो जुड़ा हो, ऐसे बांधने को बोलो उसको। 2 कैरेट का मोती, जिससे कि उसकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, क्योंकि चंद्रमा का डोनेट करता है ना मोती, तो वो उसकी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। मैंने आनंद के साथ राहत की सांस लेते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पूरे वो दंडवत हो गए उनके आगे, क्योंकि उनको इतनी कृपा महसूस हो रही थी कि चलो इन्होंने बोल दिया, वो हो जाएगा। गुरुदेव, आप सिद्ध पुरुष हैं, आपके मुंह से निकला हुआ वचन कि वह ठीक हो जाएगी ही काफी है, परंतु यदि आप कहते हो तो मैं तुरंत उसके लिए मोती ले आता हूँ। मेरे गुरु ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा अवश्य करो। फिर उन्होंने नलिनी के लिए उन्होंने कभी देखा भी नहीं था शारीरिक और मानसिक विशिष्टताओं का सविस्तार वर्णन कर दिया। मतलब गुरुजी महाराज भी दिव्यांग थे कि उनको आंखों से नजर आ गया, थर्ड आई एक्टिवेट होगी, कि उन्होंने सब कुछ बता दिया कि उसका शरीर देखने में कैसा है, उसकी मानसिक कंडीशन कैसी है, सब कुछ अच्छे से खोल के बता दिया। मैंने पूछा, गुरुदेव क्या यह ज्योतिषीय विश्लेषण है? आपको तो इसका जन्मकांत और जन्मदिन भी मालूम नहीं। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए, और गहनतर ज्योतिष भी हैं, क्योंकि वो बहुत मानी ज्योतिष थे, जो पंचांगों और घड़ियों के प्रमाणों पर निर्भर ही नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य विधाता या विराट पुरुष का ही एक हिस्सा है। उसका उसका जैसे स्थूल शरीर होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी होता है। मानवीय नेत्र केवल स्थूल शरीर को देखते हैं, स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी। सूक्ष्म शरीर जो मेटाफिजिक्स होता है, कि वो अंदर से उसको पहचान गए थे, देख लिया था उन्होंने, क्योंकि हर आदमी का एक कनेक्शन होता है। सिर्फ आपको ये नहीं होता कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है तो ही मिलेगा, बट इट इज बियॉन्ड दैट। परंतु अंतरचक्षु, जो अंदर की गहराई की आंखें हैं, अधिक गहराई से जानकर उस विश्व रूप तक को भी देख सकता है, जिसका प्रत्येक मनुष्य एक अविभाज्य और स्वतंत्र अंग है। मतलब हम लोग एक विराट पुरुष के ही अंग हैं, बट हम अपने में ही कंप्लीट हैं। वेरी गुड, सो ब्यूटिफुली ही हैज एक्सप्लेन। गुरुदेव, मैंने कोलकाता लौट कर नलिनी के लिए एक मोती खरीदा। 1 महीने के बाद उसके पंगु हुए पांव पूर्ण तरह ठीक हो गए। उन्होंने यही बोला था कि ये ठीक हो जाएगी, और वो ठीक हो गए।
नलिनी ने गुरुदेव से अपने हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझे कहा। नलिनी जी को भी जब पता ही लगा कि गुरुदेव ने ये ब्लेसिंग भेजी है और इसलिए ये हुआ है, शी फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर हिम। श्री युक्तेश्वर जी उनके संदेश को चुपचाप सुन लिया, परंतु जब मैं उनके से विदा ले रहा था तब उन्होंने एक अर्थगर्भित बात कही, मतलब इतनी गहन बात करी, बहुत गंभीर बात करी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तुम्हारी बहन को अनेक डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि वह कभी मां नहीं बन सकती। उसे विश्वास दिला दो कि कुछ ही वर्षों में वह 2 पुत्रियों को जन्म देगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी की खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसे एक पुत्री को जन्म दिया और उसके कुछ वर्ष बाद दूसरी को। I think we finished. Yes, Yes. So beautiful. chapter is over. And she is श्री the one. नलिनी, नो, श्री दया माता जी ईश्वर एकात्मता की अवस्था में उनकी 1968 की भारत यात्रा के दौरान गहन ध्यान में मग्न श्री दया माता योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की तृतीय अध्यक्ष, 3rd प्रेसिडेंट शी वॉज दया माता जी। उन्होंने लिखा है, परमहंस योगानंदा जी ने हमें मार्ग दिखाया, मात्र अपने शब्दों तथा दिव्य उदाहरण द्वारा ही नहीं बल्कि हमें YSS SRF की ध्यान की वैज्ञानिक प्रविधियां सिखाकर सत्य के विषय में पढ़ने मात्र से आत्मा की तृष्णा को संतुष्ट करना संभव नहीं है। व्यक्ति को सत्य के स्तोत्र ईश्वर को गहन रूप से आत्मसात करना होगा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ केवल यही है कि ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति। उनका नाम दया माता एक सच्ची दयामयी माँ का अर्थ देता है। उनका जीवन ईश्वर से प्रेम करने एवं उनका प्रेम सभी के साथ बांटने की पवित्र भावना पर आधारित था। तो शी वॉज द 3rd प्रेसिडेंट। जब ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट अप हुई रहेंगी तो तृतीय अध्यक्ष रही हैं ये। Yeah, with this, I think the chapter is over. Yeah, chapter 25 is over. Thank you so much, Asmiya, again for taking it up and completing it. Thank you, Monica ji. Thank you, Asmiya. We will not take a silent time. We'll straight away go for the reflections. Yes, please. I welcome everyone to share your beautiful insights on today's chapter or the previous one. आज वाला बड़ा टचिंग था, मतलब फॉर मी, मतलब मेरे को तो बड़ा टचिंग लग रहा था। so true, because देखो ना, उन्होंने वो बता दिया कि आप डॉक्टर्स के पीछे पड़ रहे हो पर डॉक्टर्स भी आपको हील नहीं करते, दवाइयां भी आपको क्योर नहीं करती। जहां ब्लेसिंग जाती है वहां दवाइयां नहीं पहुंच सकती। That's right. That's right. मतलब बहुत सारे insights otherwise I have taken from this chapter, but I'll open it up for everyone to share. Sunaina, Sheetal, Dr. Sheetal, where are you? Dr. Sheetal is here. Oh yes. Sheetal, Sunaina, Absolutely here. Yogi. Absolutely here. But I want कि बाकी लोग अपने अच्छे अच्छे reflections share करें. अलका जी, भूमिका जी, शशि आंटी, किसी को कोई किस्सा याद आया हो, किसी अगर के कोई अंदर नहीं थे कोई कंपेयर। भाव जागा हो. I think Sheetal, since no one is coming up, I think you can go ahead. I'm gathering my thoughts. Just All a right, minute. please take your time. Yeah. Sunaina, you there? Would you like to share something, or anyone else who can contribute? मैंने ना एक्चुअली परमहंस योगानंदा जी के ऊपर ना एक बहुत ही फेमस वीडियो था, वो सुना था मैंने। मतलब वो देखा मैंने कि वो पहली बार US शिप से जा रहे होते हैं और उनको वॉमिट आ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। तो वो मतलब उनको बहुत ज्यादा वो जो है अचंभा लगता है कि मतलब वो बहुत स्ट्रेंज लगता है कि यार मेरी मेरी मतलब बॉडी, मैं इतना योगी हूँ और मैं इतना प्रैक्टिसेस में हूँ और मेरी बॉडी मेरे से बिना पूछे बीमार कैसे हुई। और मतलब उस दिन वो अपनी बॉडी को कहते हैं कि आदेश देते हैं कि मतलब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज के बाद मेरा कोई भी अंग मेरी बिना परमिशन के बीमार नहीं होगा। और कहते हैं कि वो दिन था और मतलब वो उनका आखिरी दिन था शायद बीमार होने का। मतलब जब से उन्होंने आदेश दिया कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, और उन्होंने अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अफर्म होके अपनी बॉडी को बोला कि, और ऐसा ही सेम नलिनी जी के लिए भी हुआ आई थिंक।
उन्होंने भी अपने बॉडी को जो था मतलब वो पूरा मतलब मैसेज दिया कि मतलब मैं ऐसे 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 चाहती हूँ। तो आई थिंक वी मस्ट प्रैक्टिस है। मतलब that's मुझे ये इंस्पिरेशन मिल रही थी मतलब सुनने के बाद आज का चैप्टर की। एक तो ये मेरा बहुत ही प्रोमिनेंट मुझे लगा कि टेक अवे है। हम्म, और बाकी अभी शीतल शेयर करेंगे, फिर मैं उसके बाद देखती हूँ। हम्म। या मुझे थैंक यू। ये ये सेम आपने बात ना। बहुत अच्छी चीज बताई है सुनैना मैम। ये आपने या बहुत कमांडिंग बताया अभी जो आपने बोला ना, ये सिंपल सी चीज नहीं है जो आपने अभी बोली है। ये बहुत खतरनाक है जो आपने अभी बोला है। हम्म, और आप ये वीडियो शेयर करो सबके साथ, हम्म, अगर वो अभी भी आपके। एब्सोल्युटली। हाँ, तो आई बिकॉज हैव ये वाली जो ऑलरेडी लाइन, शेयर्ड ये द वाली, ग्रुप, मैंने किया था। सॉरी। या या ये वाली जो लाइन आपने बोली है ना कि मेरी बॉडी है और मेरी इजाजत के बिना तुम बीमार नहीं होगी बिल्कुल भी, और हाँ, तुम्हें उन्होंने हमेशा से। कमांड दिया। और यस, कमांड कमांडिंग वे में कमांड बोला। दिया, और अगले दिन वो बॉडी मतलब रात के रात ही वो ठीक होनी स्टार्ट हो गई। हम्म, और क्या? उसके बाद वो मतलब कभी बीमार ही नहीं हुए। हम्म, उनकी इजाजत के बगैर उनकी बॉडी कभी बीमार नहीं हुई। और दिस वाज द ओनली रीजन कि जब वो उनकी डेथ हुई थी तो आज तक किसी के बारे में भी हमने ऐसा नहीं सुना कि उनकी बॉडी 21 डेज के लिए बिना किसी प्रिजर्वेशन के, जो जो भी रखते हैं, मतलब वो जो वो आइस रखते हैं, वो ब्रिक्स रखते हैं, या कोई भी मतलब वो कुछ भी डालते हैं, केमिकल्स एंड ऑल वट एवर दे पुट, है ना। मतलब बॉडी के पास जाने के बाद तो उनकी बॉडी बिना किसी प्रिजर्वेशन के मतलब उनको रखा गया था। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और उनकी बॉडी, सबसे बड़ी बात है कि स्मेल ही नहीं कर रही थी, स्टिंक नहीं कर रही थी उनकी बॉडी, बिना प्रिजर्व किए भी। 21 डेज तक किसी बॉडी का ऐसे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। राइट। ट्रू, या ट्रू। हम्म। ना इसके साथ ही या वो क्या, सेम ही लैंग्वेज मुझे वो डॉक्टर एन के शर्मा की याद आई। उन्होंने कहा भी कि मैंने जो रेकी के मास्टर हैं, सेम उनकी भी यही लैंग्वेज, जब उनका हम वीडियो देख रहे थे उनकी भी यही सेम लैंग्वेज थी कि मेरी बॉडी, मेरा शरीर मेरी परमिशन के बिना बीमार नहीं हो सकता। जब तक मैं ना चाहूँ, मैं छींक तक नहीं आ सकती, कहा उन्होंने। और वो अभी ये थोड़ा ऐसा हुआ। या बिल्कुल तुषार, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज यू फिनिश देन आई विल से। या तो मतलब अभी 2-3 दिन पहले से वो चल रहे वीडियोस हम सुन रहे हैं, और आज सेम ही चैप्टर आया कि मैं, ये तो मेरा शरीर है, तो मैं मतलब सुनैना ने सॉरी बताया जो, ये सेम ही कहानी है। तो बहुत सारे चैप्टर मैं देख रही हूँ कि ब्यूटीफुली ना जो आसपास हो रहा है वो चैप्टर्स में अगेन पढ़ने को मिलता है, और हमारा जो इस पे विश्वास है ना वो बहुत एक फर्म हो जाता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है यार, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये लोग करें तो हम क्यों नहीं उस जर्नी पे, मतलब उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, कि जहाँ पे एटलीस्ट हम अपने माइंड बॉडी सोल का तो कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी हद तक, कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक। एंड यू नेवर नो द लिमिट, धीरे धीरे कहाँ तक क्या पहुंच सकते हैं। जी जी, सुनैना। या थैंक यू तुषार। ऐसा एन के शर्मा जी ने भी जब वो प्रैक्टिसेस में आए थे तो उससे पहले वो बीमारी हो गए थे। वो अपना यूजुअली वो शेयर करते हैं कि उनकी बॉडी पूरी बीमार मतलब पूरे वो आई थिंक बेड रिडन हो गए थे। हम्म, और वो किसी भी तरह की अवेयरनेस में नहीं थे। देन उनको किसी ने इंट्रोड्यूस किया इन प्रैक्टिसेस में। और उसके बाद उनके सारे अरीनाज ओपन हो गए और उनको जितनी भी ब्रह्मांडीय, जितनी भी यूनिवर्सल नॉलेज है वो एक्सेस की उन्होंने। एंड ही मतलब डिक्लेयर्ड एंड ही डिसाइडेड कि मैं आज के बाद मतलब मेरी बॉडी मेरी बिना इजाजत के बीमार नहीं पड़ सकती। और मतलब उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न को अपनाया और उनकी वाइफ को ने भी उसको अपनाया और उनके पूरे परिवार ने अपनाया। हम्म, और उसके बाद मतलब पूरा उनके फैमिली का जो डीएनए है कहते हैं कि वो चेंज हो गया। वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम नाउ ही हैज ओपनड अ वेरी गुड रेकी क्लिनिक। और उनका बहुत बड़ा एक रेकी हॉस्पिटल बनाने का कोई मिशन है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। एंड लॉट मेनी ब्यूटीफुल souls, I mean, who have mastered their will, who have mastered their mind, who have mastered their soul, and जीते जी वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ enjoy करने के लिए आए हैं in actual। और हम इतने थके हुए पके हुए क्यों हैं? हम्म। Why we are so tired in our own minds? उनकी And भी दोनों yeah. किडनीज ही फेल हो गई थी, तो उस पे इन्होंने फिर काम किया, जिसमें इन्होंने अभ्यास किया, रेकी की, चक्रा बैलेंसिंग की, डाइट सारी चेंज की, रॉ डाइट पे आके पका खाना बंद, और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की, जिससे उन्होंने सारी चीज रिकवर कर ली, दोनों किडनी जो फेल थी। और फिर उन्होंने बताया कि इनके बच्चे भी अब 40-42 साल के हैं, आज तक कहते मैंने दवाई नहीं दी, आज तक उनकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई। और सेम उनको भी कहते कि वो उनके भी प्रैक्टिसेस हैं, तो उनकी परमिशन के बिना भी, मतलब आज तक उनको हुआ भी नहीं बच्चों को,
और उनका भी सेम ही अभ्यास है, तो उनको भी उनकी परमिशन के बिना उनकी बॉडी बीमार नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ी चीज है यार, ये कहना कि मेरी इजाजत के बिना तो छींक भी नहीं आ सकती, ऐसे कैसे हो सकता है। बड़ा बड़ा मजा आता है और बड़ा इंस्पिरेशन एक मिलता है कि यार सही सही पढ़ रहे हैं, सही जा रहे हैं, करना है ये सब प्रैक्टिस। यस। We are into these practices and we must feel blessed, and we should be thankful to all the people, I mean, whosoever are here in this journey. And जितने भी authors हैं, जितने भी yogis हैं, जितने भी gurus हैं, उनकी जीवनी को पढ़ के हम अगर थोड़ा सा भी एक्सट्रैक्ट निकाल पाए, और मैं मानती हूँ कि हमारी लाइफ कंडीशंस ऐसी भी नहीं है कि जैसे लोगों बिल्कुल ही लोग डिटेरिएट हो गए उनकी लाइफ और बिल्कुल बीमार हो गए, बेड रिडन हो गए। टच वुड, में से किसी की भी कंडीशन ऐसी नहीं है, ना ही कभी किसी की ऐसी हो। बट दिस इज अ इंडिकेशन कि अपनी थॉट्स पे हमें काम करने के लिए उतना स्ट्रगल नहीं करना है जितना इन लोगों ने किया। वी शुड फील फॉर्चुनेट, या वी शुड फील फॉर्चुनेट, या ट्रू ट्रू। या राइट। या ओवर टू यू गाइस प्लीज। उसके पीछे आप ये तो देखिए, पहले और आज के में अंतर भी तो आ गया है। पहले साधन कम थे, अब साधन ज्यादा है। ओमिका जी आपके तो बैकग्राउंड आजकल से तो आवाज आ मिक्सी रही तो है। एक साधु के यहाँ भी मिल जाएगी। ओमिका जी आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। अरे बाहर मीटिंग चल रही है, बस ये वाली तो बातों आपकी वाली। आवाज सुनाई नहीं दे रही हमें। या शीतल, वुड यू लाइक टू शेयर? Yes, yes. I do want to share something. रीडिंग होते वक्त जब ये बात आई शुरुआत में, मतलब एक टेक अवे मेरा शुरू से है, एक एंड में है। शुरू में जब उन्होंने चाइनीज सेल्समैन से एक बैम्बू का जो सोविनियर खरीदा, उसके गिरते ही उन्हें आभास हुआ कि दादा ने प्राण त्याग दिए हैं, आनंदा इज नो मोर। तो मुझे इमीडिएटली वो सीन याद आया। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इमीडिएटली इट टुक मी बैक टू दैट सीन, क्योंकि अब ये चीजें हम लोगों ने भी मतलब सीरियल से उठाई हैं। कोई लाइव तो हमें पता नहीं कैसा हुआ होगा, बट जब अभी नई वाली महाभारत बनी थी तो कृष्ण जी अर्जुन को लेके कहीं और गए हैं और अभिमन्यु वध चल रहा है, और जैसे ही अभिमन्यु प्राण त्यागते हैं, सीन में ये दिखाया है, जो क्रिएटिव टीम ने काम किया, कि कृष्ण रो पड़ते हैं और हाथ से उनके एकदम कमान छूटती है, घोड़े की लगाम, और काइंड ऑफ खून सा बहता है। मतलब उनको आभास हो गया कि अभिमन्यु वध हो गया है, क्योंकि वो तो प्रिपेयर्ड थे। अर्जुन पूछता है कि आप क्यों इतने व्याकुल लग रहे हो। तो एक आभास होना, मतलब ह्यूमन फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, प्रभु भी उस चीज से बचे नहीं, उस माया से बचे नहीं। उनको भी आंसू आ गए जब उन्हें ये आभास हुआ कि अभिमन्यु वध हो गया है। तो कृष्ण भी व्याकुल हो गए, क्योंकि उनका भांजा था ऑब्वियसली, और ही वाज डेस्टिन्ड फॉर दिस, फिर भी वो रोए। तो यहाँ देखो जी, मोनिका जी थैंक यू। यहाँ देखो कि जब मुकुंद को पता चल रहा है कि उनके ब्रदर शायद नहीं रहे, ऐसे ही राम जी को आभास हो गया था कि दशरथ जी छोड़ के चले गए हैं, वो वहां थे नहीं। तो ये बड़ी नेचुरल चीजें हैं जो हमारी माया में दब गई हैं। ये एक्चुअली टेलीपैथी जो है, ये हमारा बेसिक फॉर्म है। माँ को बच्चे का रोने का पता चलता है, उसको दूध चाहिए या सूसू आया है, ये टेलीपैथिकली भी छोड़ो, ये एनर्जेटिकली भी पता चलता है। तो ये चीजें बड़ी नेचुरल थी। लेकिन बाय द टाइम वी बिकम अडल्ट, मैंने एक लाइन सुनी अभी हाल फिलहाल, व्हेन वी बिकम वी गेट अडल्टरेटेड। हम ही मैले हो जाते हैं, हम अडल्ट नहीं होते, हम मैले ही हो जाते हैं, अडल्टरेटेड हो जाती है। एक चीज तो मुझे ये ध्यान आई। दूसरी चीज उन्होंने जब बोली कि टुवर्ड्स द एंड, सेकेंड लास्ट पेज पे, कि ईच मैन इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटर, ये तो हम सब मानते ही हैं, हम सब प्रभु का अंग है। ही इज अ एवरी मैन हैज अ हेवनली बॉडी एज वेल एज वन फॉर अर्थ। अर्थ के लिए तो ये बॉडी है। अब आप डिस्कशन कर रहे हो कि बॉडी को आपने कमांड दिया है मेरी इजाजत के बिना बीमार मत होना, कैसे हो पा रहा है? क्योंकि जो आपका सोल है वो आपके अंदर नहीं है, आपका सोल बाहर ऑरा में है, ऑरा से लेके पूरा, और बॉडी उसके अंदर है। इसीलिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको ऑरा के फॉर्म में सराउंड करता है, जो कि साइंस अब टेक्नोलॉजी से बता पाती है। तो बेसिकली आपके अंदर सोल नहीं है, इस सोल ने इस बॉडी को पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। तो अगर सोल कमांड दे रहा है ना बाहर से, खबरदार ये बॉडी तू बीमार हुई, तो वो नहीं होगी। उस लेवल का आध्यात्म चाहिए।
दूसरी लाइन इसके आगे है, द ह्यूमन आई सीज द फिजिकल फॉर्म but the inward eye penetrates even to the universal patterns of which man is an integral and individual part. ह्यूमन आई से तो हम बाहर की फिजिकल चीजें 3 डायमेंशन की देख सकते हैं, मगर अंदर की जो हमारी एक थर्ड आई है, वो यूनिवर्स के उस पैटर्न को भी देख सकती है जो ये वाली आंखें नहीं देख सकती। और ये बात चल रही है जब उन्हें पर्ल खरीदने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के कारण बता रहे हैं पर आपको तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता। वो कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से भी बियॉन्ड जो है, पंचांग से भी आगे है, वो हम हैं, क्योंकि हम उस यूनिवर्स का पार्ट है। उस कॉन्शियसनेस से जब हम एक हो जाएंगे, हमें किसी पंचांग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मुझे छू गई, क्योंकि अभी तक मैं जब टैरो रीडिंग सीख रही थी मुझे लग रहा था मुझे एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। चलते फिरते अरुण पंडित जी का वेबिनार आया और मैंने थोड़े टिप्स ले भी लिए, बेसिक कोर्स कर भी लिया। मुझे लगा वाह ये थोड़ा सा समझ में आएगा। अब लग रहा है यार, जब थर्ड आई एक्टिवेशन पे काम कर लोगे तो ये सारी चीजें अपने आप सेकेंडरी हो जाएंगी। इनकी वैल्यू है, लेकिन ये कितनी पावरफुल चीज है कि हम अडल्ट होने के बाद अपनी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं करते, और हमें करनी चाहिए। अगर हम करें तो हम हीलिंग की तरफ भी जा सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, अपनी तो कर ही सकते हैं, और इंट्यूटिव बहुत हो जाते हैं। और अच्छी बुरी हर घटना के लिए अगर हम प्रिपेयर्ड हैं इंट्यूटिवली, तो आई थिंक हम इस माया को समझने में भी ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा टेक अवे आज का ये है कि आई थिंक आई शुड नाउ फोकस ऑन थर्ड आई एक्टिवेशन। तो मैं यही सोच रही थी while I was gathering my thoughts. Yeah, thank you for giving me a take chance. us along in this journey. This is such a beautiful intake, Sheetal ji. While Yeah. you were discussing this, I just got remember because I started my Reiki journey in 2008 and I lost my जी. mom in 2011 and Mm-hmm. उनकी डेथ हुई थी 30th नवंबर को. I was with her on 23rd of November. That night I saw her death. और मैंने देखा ड्रीम में कि वो मेरे को एक गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में रख रही है. सुबह 5:30 बजे का ड्रीम था आपने बताया हुआ है, ये मुझे याद आ एंड गया। मैं देख के हैरान हो गई बिकॉज उसके बाद आई वाज जस्ट टेकिंग हर टू द स्ट्रेचर पे कि हॉस्पिटल की भाई इनको बचा लो. एंड आई टोल्ड हम्म. हर दिस मम्मा ऐसे ऐसे है थोड़ा ध्यान रखना. एंड आई रिमेम्बर दिस इज सो ब्यूटिफुल हीलिंग बिकॉज 2008 में ही हम लोग हीलिंग में आ गए थे और इसी वजह से आपके चक्रास क्लीन होने लग जाते हैं जो आप बोल रहे हो ना. मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ पर फिर भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचते ही नहीं है. पहले ही आवाज सुन के ही पता लग जाता है. टैरो कार्ड इटसेल्फ एंड योर ओन एनर्जी क्योंकि आप कनेक्शन में हो तो वो अपने आप चीजें खुलती रहती हैं, अनफोल्ड हो जाती है. ऐसे टप से आवाज आ जाती है, टप से दिखाई दे जाता है. दिस इज सच एन मतलब कुछ एक बातें चैप्टर में ऐसी भी थी जो था कि एस्ट्रोलॉजिकल नहीं होता. मेरे को खुद को कितने एस्ट्रोलॉजर ने बोल रखा था ये तो तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता. बट आई वाज सो हम्म. ब्लेस्ड. एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर बिकॉज ऑफ दैट वन कनेक्शन. दैट्स इम्पोर्टेंट. यहाँ पे भी तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना, मतलब ये मैजिक ही होगा अगर ये ठीक हो गई। पैरालिसिस है, कैसे ठीक हो जाएगा? पर जब डिवाइन ग्रेस है तो सारे ग्रह भी उस डिवाइन के अधीन है, तो वो भी फेल हो जाते हैं। वो भी कहते हैं मुझे भी सुप्रीम की माननी है, हमें भी अपने हिसाब से चलने को आदेश नहीं मिला हुआ, हमें उसी की सुननी है। That's right. सो ट्रू. ग्रेस को कोई मीटअप ही नहीं कर सकता, कोई नहीं बीट कर सकता. ग्रेस इज ग्रेस. That's right. Beautiful insights, Sheetal. Commendable. बहुत बढ़िया. And thank you, Asnia, for completing the chapter and for sharing your insights and stories. Thank you, Sunaina. और भूमिका जी आप अगर ठीक स्पेस पे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं. हाँ जी, मैं शेयर क्या करूं. मेरे तो खुद फादर जब गए थे तो मेरे फादर ने 2 महीने पहले ही बता दिया था हम लोग को कि मैं जाने वाला हूँ. और हम लोग को समझ में ही नहीं आया ये बात की मतलब वो मतलब उन्होंने बहुत संकेत दिए थे कि मैं जाने वाला हूँ जाने वाला हूँ. तो आत्मा को अपने आप पता चल जाती है कुछ बातें, और हम दूसरी आत्मा को बस ये समझना होता है कि ये जो बोल रहा है वो ठीक है. पर यही है कि हमारी पावर शायद इतनी नहीं थी तो हम नहीं समझ पाए. पर हमारे फादर की पावर थी. 82 83 ईयर्स में उनकी अभी
2023 में डेथ हुई थी, तो उन्होंने 2-3 महीने पहले ही संकेत दे दिए थे कि मतलब अब अगली दिवाली नहीं मनाऊंगा, तो जैसे बहन आई तुम्हारे साथ अब आखिरी बार है। जब गिरे थे 10 दिन पहले एक बार वो गिर गए थे, तो बोले अरे मुझे जाते जाते भी भगवान तूने चोट दे दी। और यहाँ तक कि जब वो अपने जैसे कहते हैं ना, अपने अपने जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे नियत से उनको याद ज्यादा करते हैं, तो वो अपने भाई बहनों से थोड़ा ज्यादा जुड़े हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली, वो मम्मी से कहते थे कि चलो मेरे भाई बहनों से जरा मिला दो। अब उनके कोई भाई बहन रहे नहीं, वो लास्ट में ही गए हैं। तो मम्मी बोली किससे मिला दें हम। तो फिर लास्ट में 2-3 दिन पहले बोले मेरे भाई बहन सब मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, अब मैं उनसे रोज बातें करता हूँ। मतलब इतनी बड़ी बात बोली थी उन्होंने। दैट्स राइट। इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स आपके फादर साहब भी अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रहे होंगे। और हाँ, ऐसा हाँ, कहता है कि नहीं आभार गुरुद्वारे बहुत जाते थे, मेरे फादर गुरुद्वारे बहुत जाते थे और गुरुद्वारे की बहुत सेवा देते थे। जी जी। मतलब घर में वो कहेंगे कि एक गिलास पानी भी तुम लेके आओ, और जी गुरुद्वारे जाते थे तो वो सेवा देते थे कि मुझे समझ में भी नहीं आता था कि घर में ऐसा व्यवहार करते हैं। right. Thank you, Bhumika ji, for sharing your father's story. Thank you so much. I think we should call it off. It's already 8:15. We should wind up with the concluding prayer. Let's join our hands together. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you everyone for showing up, for your presence, sharing थैंक insights. यू, गुड नाइट, Bye. शुभरात्रि। Shivratri. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you. Bye bye.